कहीं का कोना में से उठो तुम सब लोग। डेली समझाते हैं गधा, वहां मत बैठा कर तुम लोग, पूरा निकल उसमें से। जेनेटिक्स हो गया था। मेंडल के नियम वगैरह समझा रहे थे। मेंडल के नियम में एक था डोमिनेंस थ्योरी जो फिनोटाइप में दिख जाता है, और एक था आपका कौन सा जीनोटाइप के अंदर कौन सी थ्योरी दिखती है उसकी, पृथक्करण का सिद्धांत। कौन सा? पृथक्करण का। मतलब वो जीन के हिसाब से एक नहीं होते, दोनों में जीन क्या हो जाता है, अलग अलग है। और तीसरा सिद्धांत था स्वतंत्र अवयव। जब हम क्या करते हैं, डबल क्रॉस कराते हैं, तो मजबूरी में एक जीन दूसरे जीन से साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं, स्वतंत्र। क्या कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। आप दोनों को एक साथ भले बना सकते हैं, लेकिन दोनों अपना अपना अस्तित्व बना के रखते हैं। मेंडल ने जेनेटिक्स संबंधित 3 नियम दिए थे। इसने पीजन जो मटर जो था, पीजन सटाइवा, ये इसको जो बागानी मटर था, जंगली मटर नहीं, कैसा मटर था, बागान, उस पर इसने रिसर्च किया था। कितनी वेराइटी लिया था? 7 वेराइटी लिया था। कितने वेराइटी? 7। अब अलग अलग डिजाइन से 7 लिया था। किसी में क्या लिया था, बीज का आकार अलग हो गया था, और बीज का रंग, फूलों का रंग, कली का आकार, कली का रंग। अब बताइए 7 याद रखेंगे आप? नहीं, पूछबो नहीं करेगा ये 7। समझ में आ गया कि नहीं? क्या 7 बस संख्या याद रखना है। कितना याद रखेंगे? 7। कितना याद रखेंगे? 7। तो जो मेंडल ने प्रयोग किया था मटर की कैटेगरी पे, तो मटर की कुल कितनी अलग अलग वेराइटी लिए? 7 वेराइटी मटर के लिए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीन क्या एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि नहीं जुड़े रहते हैं? जुड़े रहते हैं। एक कैटेगरी का रहेगा तो भी जुड़ा रहेगा, अलग अलग कैटेगरी का तो भी जुड़ा रहेगा। इसे लिंकेज कहते हैं। लेकिन मेंडल के तीसरे नियम के अनुसार अगर जुड़ भी गया तो वो क्या रहेगा, स्वतंत्र। जुड़ भी रहेगा तो स्वतंत्र। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जैव विकास, इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को हम लोग देखते हैं। इवोल्यूशन क्या होता है? जैव विकास। शुरुआत में इवोल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? जैव विकास। जैव विकास। प्रारंभ में जितने जीव होते थे वो शुरुआती संरचना उनकी बहुत ही सिंपल होती थी, कॉम्प्लेक्स नहीं होती थी। जैसे आप लोग जब स्कूल में एडमिशन लिए होंगे तो आपको सीधे डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स नहीं पढ़ाया गया होगा, ना आपको समेशन, इंटीग्रेशन ये सब नहीं पढ़ाया गया होगा, फंक्शन थ्योरी ये सब कुछ नहीं पढ़ाया गया। आप लोग को थीटा उटा कुछ नहीं पता होगा क्या होता है यहाँ पर, पता था? तो पता चला कोई नर्सरी में गया, उसको पढ़ाया गया एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कुछ सुसाइड कर लेगा वहीं पे बैठ के, भाग जाएगा वहां पे, कहेगा दुकुंजी पढ़ी तो रही है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो हम लोग की शुरुआती जो पढ़ाई थी वो कैसी थी? सिंपल। सिंपल मतलब सरल, सिंपल पढ़ाई थी, एकदम सरल शिक्षा। और धीरे 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 हम लोगों ने 10 सालों का, 12 साल का इवोल्यूशन किया। 10 से 12 साल बाद आप इंटर में चले आते हैं। जब एडमिशन होता है स्कूल में, उससे 10, क्योंकि बहुत जगह नर्सरी होता है, कई जगह केजी होता है, कई जगह लोअर केजी, अपर केजी, 2 केजी होता है। हम लोग के समय 2 केजी नहीं था। हाँ, LKG पहले होता है, लोअर केजी या फिर अपर केजी। हम लोग में ये सब नहीं था, सीधे नर्सरी, केजी 1 2 3 4 चालू। अब CBSE वाला आजकल एक और नौटंकी है, प्ले स्कूल। 1 साल जाके वो में हड़िया पत्ती से खेलेगा, और उसके बाद कौन जी इसको, अब हिंदी मीडियम वाला कोई प्ले स्कूल नहीं, पढ़ाई में नहीं जाएगा। गांव का आदमी आएगा, 4 को उठा के लेके चल जाएगा, चल सो जा तोरा प्ले स्कूल देखे तो मैं। तो पहले जल्दी बैठो। पहला इनकी संरचना कैसी होती हो? सिंपल। धीरे धीरे हम लोग कैसे हो जाते हैं? कॉम्प्लेक्स। धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं? कॉम्प्लेक्स, यानी एकदम जटिल हो जाता है। और इंटरमीडिएट में आने के बाद कई लोगों को समझ में आता है कि ये हम लोग के लायक नहीं है। बहुत सारे लोग साइंस नहीं ले पाते हैं, मैथ नहीं ले पाते हैं, तो वो लोग चले जाते हैं बिना काम का काम करने, बीकॉम। समझ में आ गया कि नहीं? क्या
बीकॉम वगैरह में क्या हो जाता है? आप में कोई है बीकॉम वाला? हाँ, हमारे गुरुजी इसको बिना काम का काम करते। किसमें? दोनों, मेंडल और मार्गन दोनों का सिद्धांत था, व्यवस्थित ढंग से मार्गन ने दिया। तो देखिए मेंडल और मार्गन में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। पूरा प्रारंभिक जनक कौन है? मेंडल। और बाद वाला जनक मार्गन। दोनों में क्या रहेगा? सिमिलरिटी। रीजन क्या है? वो ओल्ड डिजाइन से देगा और ये व्यवस्थित डिजाइन से देगा, और कुछ खास अंतर नहीं है। चलिए ध्यान से देखते हैं। बैल कहीं का तू लोग क्वेश्चन डाउट पूछा करना। यूपी में भी लाइव क्लास ओपन कीजिए। मोबाइल में पढ़े लोग ना, यूपी वाला लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो शुरुआती हमारी शिक्षा कैसी थी? बहुत ही सरल। अब धीरे धीरे क्या हो गई? जटिल हो गए। वैसे ही जब इस पृथ्वी पे जीव आए थे तो बहुत सरल आए थे, एकदम सिंपल सिंपल जीव आए थे। सब सजरों में ना किडनी होता था, ना ब्रेन होता था, ना आंख होता था, ना लंग्स होता था, कुछ नहीं होता था, दिल गुर्दा कुछ नहीं होता था। सीधे सीधे वो पेड़ पौधा की तरह मॉस था, काई था। क्या जमा था? काई था। फिर साइनोबैक्टीरिया, काई क्या? साइनोबैक्टीरिया। धीरे धीरे उसका क्या हो गया? इवोल्यूशन हुआ। थोड़ा उससे बड़ा पौधा आया, बड़ा पौधा आया। इस तरह से करते करते फिर समुद्री जीव आए, सब छोटी छोटी कीड़े मकोड़े। उससे थोड़ा सा बड़े साइज का, मेढक साइज का बने, सब मछली साइज का बने। फिर उभयचर आए, सब पानी में भी रह सकते थे, जमीन पे भी रह सकते थे। उसके बाद से जमीन पर रेंग के चलने वाले हुए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। उन सबका अगला पैरवा उठा के चलने लगा। सब डायनासोर को देखिएगा ना, अगवा से उठा के ऐसे चलता था। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो बंदर कैटेगरी हुआ। बंदर उछल के चलता था, उसमें से इवोल्यूशन होते होते धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। और उसके बाद से हम लोग क्या हो गए? एकदम खतरनाक इवोल्यूशन। ऐसे हुआ है, कई करोड़ साल लगा। समझा? तो यही, इसी को क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन। तो सरल आदमी, जो सरल यानी सिंपल संरचना के जो जीव थे, उनको कई करोड़ साल लगे हैं किसमें बनने में? जटिल। और जितने ज्यादा इवोल्यूशन होते गया, वो लोग क्या होते गए? तेज होते गए। दिमाग से, बुद्धि से, हर चीजों से क्या हो गए? तेज। अब पहले जमाने में देखिएगा बैल था, सब कोई खास बुद्धि नहीं था। देर से देर 200 साल पीछे चलिए ना, उन सबको कुछ खास बुद्धि नहीं था। अभी क्या है? इवोल्यूशन बहुत तेज हो गया। आजकल का लड़का पैदा होते, जितना 5 साल का लड़का सीख जा रहा है ना, उतना आप 10 साल में सीखे होंगे वहां पे। लेकिन वो चोट्टा पढ़ाई में कम सीख रहा है, मोबाइल में ज्यादा सीख रहा है। हम लोग के वक्त में मोबाइल नहीं था। जिसके घर में टेलीफोन लगा रहता था ना, उसको हम लोग अंबानी समझते थे। टेलीफोन लगलो रे ओकरा घर में, वो अंबानी था। मोहल्ला में एक आदमी के यहाँ टीवी होता था, 40 आदमी दुआरी पे बैठ के देखता था। और पैसे सोचा पानी मार के भगा देता था, कहो भाग टीवी देखा था, भाग। समझा कि नहीं? लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ। तो सरल संरचना से जटिल संरचना तक जाने में कितने साल लगे? करोड़ साल। कितने साल लगे? करोड़ों साल लग गए थे यहाँ पर। इसमें डायनासोर आया, अलग अलग जीव आए, सब 1-2 करोड़ साल नहीं, सोचा अरबों साल लगे, 70-80 करोड़ साल लगे। काफी ज्यादा समय लग गया। लेकिन उतना पीछे का इवोल्यूशन हम लोग को देखना नहीं है। वो आप लोग उतना पीछे का इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी में। आप पढ़े होंगे प्री कैम्ब्रियम युग, कैम्ब्रियम युग ऐसे सुने होंगे, आर्कियन क्रम, ये सब आपने सुने होंगे यहाँ पे। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोग को क्या करना है? ये पृथ्वी के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। अब धीरे धीरे क्या होने लगे भाई? जैव का क्या होने लगा? विकास होने लगा। जैव विकास को ही क्या कहा जाता है? हम लोग इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस इवोल्यूशन में 3 नाम सबसे फेमस है, लैमार्क, डार्विन और वीजमैन। एक और नाम होता है डी ब्रिज। 4 गो नाम सबसे ज्यादा फेमस है इस किसमें बाबू? इवोल्यूशन में। सबसे पहला हम लोग देखते हैं किसका? लैमार्क। किसका? लैमार्क ने एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजिका। फिलोसॉफिक जूलॉजिका, जूलॉजी के बारे में लिखे थे, जूलॉजिका। इनकी पुस्तक का नाम फिलोसॉफिक जूलॉजिका था। किसने लिखा था? लैमार्क ने लिखा था। लैमार्क अलग अलग सिद्धांत को देना चाहते थे। इन्होंने कई सिद्धांतों को दिया था। आपके देखिएगा, पहले लैमार्क ना देके लास्ट में लैमार्क दे दिया। समजात और विसमजात और अवशेषीय अंग पहले हो गया। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो सब इसको कंप्लीट करना है जो पीडीएफ है आपको। ये लैमार्क की पुस्तक है, नाम क्या था? फिलोसॉफिक जूलॉजिका। इन्होंने प्राकृतिक का प्रभाव दिया। कहा कि वातावरण का प्रभाव, कहा कि किसी भी जीव जंतुओं पर किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। आगे देखिए,
वातावरण का प्रभाव मतलब वातावरण हमारे ऊपर क्या डालती है, प्रभाव डालती है। इसके तहत उन्होंने कहा कि हर इंसान वातावरण के हिसाब से क्या करना था, जीना चाहता है, वातावरण के अनुसार क्या करेगा, जीना चाहेगा। तो वातावरण का प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया, लैमार्क ने। इसने कहा कि कोई भी जीव वातावरण के अनुसार क्या होने लगता है, ढलने लगता है, उसके अंदर एक अलग अलग डिजाइन की संरचना बनने लगती है। इसमें आपको जिस तरह से बताते हैं ना, उसके इसमें लिखा, शायद एक बार हम पढ़ देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि लिखा है कि नहीं। इसके उपार्जित अंगों का सिद्धांत का जिस अंग का प्रयोग हम ज्यादा करते हैं वो अगली पीढ़ी में जाता है और थोड़ा थोड़ा बड़ा होना। देखिए इसमें ना नेचुरल भाषा भी है, दोनों बात है। चलिए देखिए लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इसमें, ठीक है। पहले समझा देते हैं, उसके बाद लिखिएगा। पहला इन्होंने क्या दिया, वातावरण का प्रभाव। हमारे ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं होगा। अब ये अपने आप को वातावरण के अनुसार क्या करेगा, अनुकूल बनाएगा। क्या बनाएगा, अनुकूल बनाने की कोशिश करेगा। और इसके अनुकूलन के चक्कर में इसमें कुछ अंग आने लगेंगे। इसमें क्या आने लगेंगे, अंग। जैसे वातावरण का प्रभाव, अफ्रीका में बकरी के आकार के जिराफ होते थे। क्या होते थे, जिराफ होते थे। तो बकरी के आकार के जिराफ जब होने लगे थे तो अफ्रीका में करोड़ों साल पहले मरुस्थल का संख्या बढ़ने लगा, जिसमें सहारा मरुस्थल का निर्माण प्रारंभ हो गया। तो जमीन से जो वनस्पति थे, जमीन पे पाए जाने वाले वनस्पति, ये खत्म होने लगे मरुस्थल में, और ऊंचे वाले वनस्पति थोड़े थोड़े क्या हो गए, बच गए। तो ये जो थे जिराफ जो थे, अपनी गर्दन ऊंचा करके क्या करने लगे, खाना खाने लगे। गर्दन ऊंचा करके खाना खाने लगे, जिस वजह से ये क्या हो गए, उपार्जित अंग ले लिए। कौन सा, उपार्जित अंग। उपार्जित अंग का मतलब वैसे अंग, उपार्जित अंग, वैसे अंग जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं था, इसने क्या किया, मजबूरी वर्ष क्या किया, उपार्जित कर लिया। तो उपार्जित अंग का सिद्धांत लिया। अगली पीढ़ी जब आई तो उसमें गर्दन थोड़ा सा क्या था, हल्का सा लंबा, देखने से पता नहीं चलेगा। लेकिन 1-2 हजार पीढ़ियां जब आगे चली गई तो उसमें गर्दन क्या होने लगा, आगे जाने लगा। गर्दन क्या होने लगा, आगे जाने लगा। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, उपार्जित अंग का। और उपार्जित अंग में इन्होंने 2 सिद्धांत दिया। एक सिद्धांत था कि जिस अंग का प्रयोग हम अधिक करेंगे, जिस अंग का प्रयोग हम क्या करेंगे, अधिक करेंगे, वह अंग क्या होगा, अगली पीढ़ी में अधिक बड़ा होकर आएगा। जैसे जिराफ अपने गर्दन का प्रयोग क्या कर रहा था, ज्यादा, तो 100-200 पीढ़ियों के बाद उसकी गर्दन में क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा। अब ये क्या, इवोल्यूशन या वृद्धि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तुरंत दिख जाती है, नहीं दिखती है। 100-200 पीढ़ी जाना पड़ता है आपको, काफी लंबा पीढ़ी जाना पड़ेगा। अभी बताइए ना, 100 पीढ़ी जाइएगा तो 100 साल हो जाएगा। 100 साल कैसे हो जाए, हाँ, एक पीढ़ी 50 साल को मानिए। एक पीढ़ी कितने साल होता है, 50। 100 सीढ़ी मतलब ना 200 वंश। आप अपने 200 पुरनका 200 वाला दादा पे पहुंचिए, कहां रहेंगे पता नहीं चलेगा, कोई ठीक नहीं है। हर्षवर्धन के काल में घुस जाएंगे, सिंधु सभ्यता में चल जाएंगे। तो इसने जो परिवर्तन का सिद्धांत दिया वो तुरंत दिखता है क्या, 100-200 पीढ़ियां के बाद आपको क्या दिखता है, इवोल्यूशन का सिद्धांत दिखता है करोड़ों साल पे। तो इन्होंने कहा जिसका प्रयोग आप क्या करेंगे, अधिक करेंगे, वो अगली पीढ़ी में क्या होता है, अधिक आता है। और जिसका प्रयोग कम करते जाएंगे, अगली पीढ़ी जो है उस अंग को क्या करती जाएगी, छोड़ती जाएगी। इसका उन्होंने प्रयोग दिखाया था। जैसे अधिक अंगों के प्रयोग वाले का कौन सा सिद्धांत दिया, जिराफ। उसी तरह हम लोग जब करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर आए थे तो उस समय हमें खाना बनाने का कोई आइडिया नहीं था। हम कच्चे खाना खाते थे, घास फूस खा लेंगे, कच्चा मांस खा लेते थे हम लोग, या फिर पेड़ पौधों के छिलके, जो पत्तियां हल्की मीठी लगती थी उसको खा लेते थे। जिस पेड़ पौधों के छिलके नरम होते थे, पेट भरने के लिए आदमी उसको खा लेता था पहले के वक्त में। लेकिन धीरे धीरे हम लोग में क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया, उस घास फूस को खाना छोड़ दिया, या फिर उस घास फूस को खाना क्या कर दिया, कम कर दिया। तो घास फूस को जब खाना कम करें तो क्या होगा, वो पीढ़ी, वो अंग क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो हमारे शरीर में जो घास फूस को पचाने वाले अंग थे उसे कहा जाता है अपेंडिक्स। अब बायोलॉजी में पढ़ाएंगे आप लोगों को कि अपेंडिक्स होता है। तो क्या हम लोगों में अपेंडिक्स धीरे धीरे घटने लगा कि नहीं घटने? अगर हमसे 100-200 पीढ़ी पीछे देखिएगा या 1000 पीढ़ी पीछे देखिएगा तो उनमें अपेंडिक्स का साइज बड़ा होता था, क्योंकि वो घास फूस को पचाते थे। और अभी के वक्त में अपेंडिक्स का आकार घटते जा रहा है। तो ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे अपेंडिक्स आने वाले 50 या 60 पीढ़ियों के बाद, यानी 1000 साल के बाद, 1000 साल के बाद हो सकता है कि अपेंडिक्स क्या हो जाए, बहुत ही खत्म हो जाए और घट के खत्म ही ना हो जाए। इस तरह से पहले हम लोग पेड़ पौधों पे, पेड़ ओड़ पे रहते थे, जंगलों में रहते थे,
हमेशा मानव को क्या करना पड़ता था, चौकन्ना रहता था। तो उसकी जो कान होते थे बड़े होते थे, जो किसी भी आहट को क्या कर सके, इजीली पहचान सके कि क्या भाई कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, तो किसी भी आहट को वो क्या कर सकते हैं, इजीली पहचान सके। इसके लिए पहले मानव के जो कान होते थे वो कैसे हो जाते थे, लंबे। गौतम बुद्ध के कान देखें, लंबे लंबे कान होते थे। तो पहले मानव के कान कैसे होते थे, लंबे। लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन आया। 1000 2000 5000 साल बाद इंसान कबीलों में रहने लगा। रात में चौकीदार की ड्यूटी हो गई, पुलिस की ड्यूटी हो गई, ताला बन गया, लिंग का ताला मारो, आराम भैंस की तरह सुतो, कोई नहीं घुसने वाला है। तो क्या हम लोग धीरे धीरे अपने वो चौकन्ना वाला रहते हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग को कोई बिना मतलब नहीं पीट सकता, इसलिए वो चौकन्ना नहीं रह सकते। इसलिए कान धीरे धीरे क्या हो गया, छोटा। अब वही कुत्ता बिल्ली सियार को देखिए, उसको कौन पीट देता है, अरे भाग तो उसको हमेशा क्या रहना पड़ता है, चौकन्ना। उसका इसे घूम जाता है, इसको इसे हिलाएगा तो इसे हिल जाएगा इसे खटाक से। हम लोग का कुछ काम ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि लैमार्क ने कहा कि भाई आप उसका काम करना क्या कर दिए, कम कर दिए। तो कई पीढ़ियों से अगर हम किसी अंग का काम छोड़ दें तो जस्ट अगली पीढ़ी में वो डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन 100 200 300 पीढ़ियों के बाद, यानी 2-3 हजार साल के बाद ये भूल जाएगा कि इसका काम क्या है। अब बताइए, थोड़ा बहुत तो लड़कियां इसको झुमका उमका पहन के अटका के इसका काम बचाई हुई हैं, वरना ये बाहर वाला पिन्ना जो है, इसे कौन पल्लव या पिन्ना कहते हैं, किस काम का है? चश्मा के काम में भी नहीं आ सकता है भाई मास्क। अब जैसे देखिए, अगर ये कान है तो ना ये माइक इस पे है, नहीं रहता तो खोपड़िया पे लगा देते हैं, ऐसे लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, ऐसे लगाते हैं उस समय। तब इसको थोड़ा सा और साइज में बड़ा करता। कंपनी अभी देख रही है कि अभी कनवा बचल है, जिस दिन देख लेगी खत्म हो गया उस दिन कहां से दे देगी, ऊपर से दे देगी कान लगा। चश्मा भी ऐसे ही आएगा, ऐसे। सुनेंगे कैसे रे बकलो, ये तो अलगे बैल है। आई ऊपरा वाला काट देगा तो नहीं सुनाई देगा, खाली कण पल्लो कर बैल उखाड़ लिया पूरा कनवा। ये बेचारा डरा हुआ है कि आने वाली हमारी पीढ़ियों में काने नहीं रहेगा। अरे बाहर वाला नहीं रहेगा रे बकलो, अंदर वाला सारा सिस्टम रहेगा। हालांकि ये ठीक है, ये छज्जा का काम करता है, पानी उनी नहीं घुसता है, नहीं तो भीगेगा तो सब पानी उनी कहाँ घुस जाएगा अंदर। तो इन्होंने वही सिद्धांत दिया कि जिस अंग का प्रयोग कम करेंगे वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? इतना तो लिखा हुआ है। देखिए तो क्या लिखा है, उपार्जित अंगों का सिद्धांत दिया, जिस अंग का प्रयोग हम अधिक करते हैं अगली पीढ़ी में वह थोड़ा बड़े आकार का उत्पन्न होती है, जबकि जिस अंग का प्रयोग हम कम करते हैं वो अगली पीढ़ी में क्या होता है, छोटा हो जाता है। जिराफ का गर्दन, सांप का पैर। देखिए, जिराफ का गर्दन और सांप का पैर में क्या था, जिराफ ने अपने गर्दन का प्रयोग ज्यादा किया, इसलिए आने वाली पीढ़ियों में उसकी गर्दन धीरे धीरे क्या होने लगी, लंबी हो। क्या ये 100-200 साल में लंबा हो जाता है? 4-5 हजार साल लेता है, क्योंकि भाई 100 साल मतलब 2 पीढ़ी, 100 साल मतलब कितना पीढ़ी, 2 पीढ़ी, उससे ज्यादा कौन सी होता है, 100 साल 2 पीढ़ी होती है। इसने कह रहा है कितना, 100 या 200 पीढ़ियां, 100 या 200 पीढ़ियां। सोच रहे हैं 100 पीढ़ी मतलब 2000 साल हो जाए, 100 पीढ़ी मतलब कितना हो जाएगा, 2000। तो अचानक चेंजिंग आपको नहीं दिखता है। सांप ने अपने प्रयोग को क्या किया था, कम कर दिया। सांप ने क्या किया, कम किया पैरों को, क्योंकि सांप को जमीन पे छोटे मोटे कीड़ों को खाना होता था। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कहीं झाड़ी में घुस जाते थे तो उसका पैर क्या हो गया, फंस जाता था। तो क्या करता था, पैरवा को सिकोड़ लेता था। सांप क्या करता, पैर को सिकोड़ लेता था, उसके बाद भागते रहता था। जिस वजह से उसकी कई पीढ़ियां, 100-200 पीढ़ियां, यानी 3-4 हजार सालों से उन लोगों ने अपने पैरों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि झाड़ियों में उसके शिकार घुस जाते थे। तो क्या हो गया भाई, तो उसके पैरे क्या होने लगे, खत्म हो गया, इसका पैर क्या हो गया, खत्म। हम लोगों ने क्या इसका प्रयोग किया है, कान पिल्लो का ये जो कान पिल्लो है इसका क्या प्रयोग किया हम लोग? ये धीरे धीरे क्या हो गया है, घट गया। धीरे धीरे नहीं देख रहे, घट गया। अब बहुत छोटा होता है कान। गौतम बुद्ध का देखें, इतना बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा रहता है कान। हम लोग का कान क्या हो गया, धीरे धीरे घटते जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये कम होते जाते हैं सिद्धांत। इसका इन्होंने सिद्धांत दिया था प्रकृति का प्रभाव। किसका प्रभाव, प्रकृति का प्रभाव। अभी प्रकृति के प्रभाव को न्यूट्रल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके अनुकूल आपको बनना पड़ता है। अनुकूल यानी इसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, ढल जाना होता है। और कुछ अंगों का अलग विकास होता है या कुछ अंगों को त्याग दिया जाता है, जिससे कि क्या बनते हैं, उपार्जित अंग। क्या बनते हैं, उपार्जित अंग बनते हैं। एडॉप्टेड जो ऑर्गन बन जाते हैं, उपार्जित अंग बनते हैं। उपार्जित अंग कब बनते
बनते हैं जिसका अधिक प्रयोग करेंगे तब, और कम कब बनेंगे, जब उसका प्रयोग छोड़ देंगे तब। समझ में गया कि नहीं? तो लैमार्क ने किसका प्रभाव बताया? वातावरण का प्रभाव। कहा कि आज जितने भी जीव बने हुए हैं इस पृथ्वी पर, जो पहले क्या थे, सिंपल, और अभी क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स, इनमें सबसे बड़ा रोल किसका है? वातावरण का। इन्होंने सीधा सीधा जिम्मेदार किसको दड़ा दिया? वातावरण, क्लाइमेट, यानी आपके सराउंडिंग को जिम्मेदार समझा दिया। और वातावरण के अनुसार आपको क्या है, ढलना है। वातावरण के अनुसार ढलना है। इसके लिए आपके शरीर में कुछ अंग एक्स्ट्रा आ सकते हैं या कुछ अंग खत्म हो सकते हैं। मेन सिद्धांत ये किसका था? लैमार्क का। आज भी देखिएगा तो थोड़ा बहुत हम लोग लैमार्क को फॉलो करते ही हैं। ठंडी आता है तो कंबल ओढ़ लेते हैं, गर्मी आता है तो कूलर चला लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? भोजपुरी वाला इसी पे गाना बजा देगा, सब रजाई ओढ़ लो भाभी, कूलर चला लो, अरे और अपना को स्टार कहता है सब। नहीं समझ? ये तो अलगे रद्द किया सर। ये इवोल्यूशन, कभी कभी इवोल्यूशन बर्बाद भी कर देता है किसी किसी को। डायनासोर में इवोल्यूशन बर्बाद कर दिया, भोजपुरी में इवोल्यूशन बिहार को बर्बाद कर दिया। जब रवि किशन, मनोज तिवारी थे तो भोजपुरी को सब माना जाता। अभी भोजपुरी में मतलब देखिए हर चीज का डिमांड अपने हिसाब से होता है। एक बात बताइए, एक नर्सरी का टीचर होगा, वो अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाएगा कि उसको ABCD आ जाए। लेकिन हम भी एक टीचर, क्या हम आपकी, हमारा डिमांड वही रहेगा या हमारा डिमांड अलग है? हमको पढ़ाना एक कंपटीशन में लड़कों को, दूसरे को कंपीट करके आगे निकल जाए। भोजपुरी क्यों बर्बाद हुआ? उसको पता है कि उसके कस्टमर कौन है। कोनो रिक्शा वाला खैनी लगा रहा है, कोनो टेम्पू चला रहा है, कोनो पी के पड़ल है, एगो बैठल है। तो ऐसे ही सब के लिए क्या बना है आज के वक्त भोजपुरी, जिसको कोई मतलब नहीं है समाज उमाज में है, तो उसमें भी क्या हो रहा है, एक इवोल्यूशन हो रहा है। और ये जो भोजपुरी वाले जो होते हैं सब ना, ये पूरे समाज को बर्बाद कर देंगे धीरे धीरे। ये जो भोजपुरी गाना बजा रहे हैं सब, थोड़ा समय, क्योंकि लैमार्क ने क्या कहा, प्रभाव दिखने में तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन एक समय आता है कि पूरा प्रभाव दिख जाता है। आज के वक्त में भोजपुरी जो भाषा है वो हीन नजर से देखी जाने लग रही। दिल्ली उल्ली में जाइएगा, भोजपुरी बोलिएगा ना, हीन नजर से देखेगा। भोजपुरी भाषा बचा कहाँ? भोजपुरी बहुत प्यारी भाषा थी, है नहीं? आज देखिए गांजा पिएगा, बिहार में देखिएगा ना, जितना उल्टा सीधा काम करेगा उसमें एगो कॉमन भाषा मिलेगी, भोजपुरी। यहाँ तो ये भी क्या है, एक इवोल्यूशन है। धीरे धीरे क्या होता है, दिखने लगता है। भोजपुरी बहुत प्यारी भाषा थी, अब है नहीं, रह गया है। आगे देखिए, तो ये समझ में आ गया आप लोग को? लैमार्क ने किसका प्रभाव बताया? वातावरण। इस वातावरण के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है? अनुकूलित होना पड़ता। क्या होना पड़ता है? अनुकूल होना पड़ता है। और उसी के वजह से हमारे में क्या होता है, कुछ अंग आते हैं या कुछ अंग खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उपार्जित अंग में जिसका प्रयोग ज्यादा करेंगे वो आगे, जिसका प्रयोग कम करेंगे वो, ये क्या 2-3 पीढ़ी में दिखने लगेगा। कम से कम आपको 8-10 हजार साल इंतजार करिए, या 100-200 पीढ़ियों को क्या कीजिए, देखिए, तब आपको क्या होगा, चेंज आएगा। और ये इवोल्यूशन आज भी जारी है, ये इवोल्यूशन आज भी जारी है। हम ही लोग के अगर 100 पीढ़ियां पीछे जाएंगे या 200 पीढ़ियां पीछे चले जाएंगे, इवन आप 200 पीढ़ियां मतलब 7000 साल चल जाइए, 200-300 पीढ़ियों का मतलब क्या होगा, 7000 साल पहले चलिए। 7000 साल पहले भारत मानव ने पहली बार खेती मेहरगढ़ में किया था। आ गए हम लोग के वंशज, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुलेमान एवं कीर्तर पहाड़ियों के मेहरगढ़ में खेती किया गया था, पाकिस्तान में पहली बार। सोचिए ध्यान से, तो हम लोग में इवोल्यूशन दिख गया कि नहीं दिख गया? उगारे घूमता था आदमी वहां पे, कपड़ा उपड़ा का खेती, धीरे धीरे खाना बदोश जिंदगी थी जहां तहां। तो इवोल्यूशन बहुत जल्दी नहीं दिखने को मिलता है, बल्कि बहुत धीरे धीरे इवोल्यूशन देखने को मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इवोल्यूशन का काम, लेकिन इसके सिद्धांत को कई लोगों ने क्या किया, काट दिया। जिसमें सबसे फेमस थे विजमैन। क्या नाम था? विजमैन। विजमैन जो थे, उन्होंने कहा, एक प्रयोग किया, एगो चूहा लिया, मूस समझते हैं, चूहा, बड़ा चूहा, उस चूहा का पूंछ काट दिया, ठीक है? उसका पूंछ क्या कर दिया? काट दिया। पूंछ काटने के बाद अब इसकी एक नई पीढ़ी निकली। इसका पूंछिया निकलने ही नहीं देता, जब निकलता था क्या कर देता था, काट देता था। तो इसका पूंछ नहीं निकला, इसका जो बच्चा हुआ उसका भी शुरू से पूंछिया काटते रह गया, पूंछिया निकलना ही नहीं दी, जब तक से निकलता था काट दिया। फिर उस
बच्चे हुए वो सबका पोंछ काट दिया, उसके जो बच्चे हुए सबका पोंछ काट, ऐसे ससुरा 21 गो पीढ़ी का पोंछ काट दिया। कितना काट दिया? 21 पीढ़ी का क्या किया? पोंछ काट दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब लैमार्क से पूछा गया, बताओ 21 पीढ़ी में काटे हैं, कुछ ना कुछ तो अगली पीढ़ी में छोटा होना चाहिए कि नहीं? उन्हें कहा बिल्कुल छोटा होगा। देखा गया कि नहीं छोटा हुआ, पूरा उतने बड़ था। 21 पीढ़ी तक उसमें किसी के खानदान में पोंछ नहीं था। उसके बाद जो 22वां पीढ़ी का छोटका चूहा हुआ, उसको वैज्ञानिकों ने बड़ा करके इंतजार देखा। जब वो 1-2 महीना में बड़ा हो गया तो देखा ससुरा उसका पोंछिया वैसे ही एकदम तगड़ा पोंछ है, एकदम इतना तगड़ा पोंछ होता है। कहा कि थोड़ा ये सिद्धांत क्या है, गड़बड़ है। कहा कि तुमने कहा कि जिसका प्रयोग कम करेंगे वो क्या हो जाएगा, घट जाना चाहिए। इन्होंने 21 पीढ़ी से पता नहीं इनको कि पोंछ होता कौन, पोंछ होता क्या। तो बताइए इनमें पोंछ था ही नहीं, तो लैमार्क के सिद्धांत के अनुसार उसका पोंछ कम होना चाहिए ना। क्या कम हुआ पोंछ? नहीं। इसका मतलब लैमार्क के नियम में कुछ झोल था। झोल समझते हैं, गड़बड़। दूसरा इन्होंने कहा था जिसका प्रयोग आप अधिक करेंगे वो क्या होगा, ऑटोमेटिक आगे जाएगा। तो कुछ लोगों ने इसका गलत तर्क दिया, कहा कि पहलवान अपने हाथों का भुजाओं का प्रयोग बहुत करता है, पूरा गठिया आ जाता है एकदम, देखते होंगे इसे पहलवान। तो पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता? तो लैमार्क सीधे कह दिया, अरे बकलोल तूने एक के पीढ़िया में कान दिख जाएगा क्या? एक ही पीढ़ी में दिख जाएगा? हाँ, बहुत ज्यादा पीढ़ियां देखनी पड़ेगी। और ये दिखता भी है। पंजाबियों लोग को देखिए, सरदार लोग को, पंजाबी सरदार को देखा सब 7-7 फीट का, ईसा का पुत्र खाना खा ले यार, ले लस्सी पी ले, बाल्टी में लस्सी देगा। उनका गिलास तो जब बाल्टी होता है, खाना खाने के बाद वो लोग एक्स्ट्रा में क्या पीते हैं? लस्सी। खान पियन उनका इतनी पीढ़ियों से आ रहा है, इतनी पीढ़ियों से 50-60 पीढ़ियां बीत गई हैं, जिनमें उनका कैसा हो जाता है, एकदम तगड़ा होता है। कभी देखे इस तरह का पंजाबी ऐसे टेढ़ा? बहुत कम देखने को मिले, बहुत खतरनाक। इसने कहा कि भाई एक पीढ़ी में नहीं ना दिखेगा। तब लैमार्क से कहा गया अच्छा ठीक है, तो हम 1.5 पीढ़ी दिखाते हैं। कहा कि भारत की महिलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी अपना नाक और कान छेदाते आ रही हैं, नाक और कान छेदाते हैं। इसमें तो आपको पीढ़ी का कोई डाउट नहीं है। आप लोग बताइए, बहुत पहले से ही कान नाक छेदाते आ रहा। आप लोग के मम्मी का होगा, दादी का होगा, परदादी का होगा, सबके। इसमें तो नॉर्मल है, नाक कान छेदाया जरूरी रहता है उसमें। तो उसने लैमार्क से पूछा गया, तो कहा कि जिसका प्रयोग ज्यादा होता है, तो कनवा में जो छेद हुआ है इसका हमेशा प्रयोग होता है। कब में लकड़ी का सीख पहन लेती है सब, नया नया में उमें धागा होगा पहन लेती है सब, उमें कुछ कुछ पहनती है सब, फिर कुछ कुछ लटके ले रहती है सब। तो उसके हिसाब से हर लड़की में इतने लंबे समय से खानदान दर खानदान क्या होते आ रहा है, कान छेदाते आ रहा है। और ये 1-2 पीढ़ी से नहीं, 100-200 पीढ़ियों से ये होता आ रहा है। तो अगली संतान ऐसी पैदा होनी चाहिए जिसका कान में छेद ऑलरेडी होना चाहिए कि नहीं? लैमार्क के नियम से बताइए, होना चाहिए। यही ना कहा था कि भाई ऐसा होता है, ज्यादा पीढ़ियों में दिखनी चाहिए। आप में से ऐसी कोई लड़की थी जिसमें कान में पहले ही से झुमका वाला छेद? एक लड़की को कहा जिसके कान में पहले से छेद, कहा सर मेरा में, कौन लड़की हो गई रे? वो जानते हैं कौन छेदवा करी थी? जो कानवा में जो सुनाई देने के लिए छेदवा मेन। हम बैल तू नहीं, तू लोग कौन सी सोच लेते हैं? अरे हमारी मेन जो सुनाई देने वाला छेद उसको थोड़े कर रहे। हम जो मैं जो लटका के जो दुका दुका पिजड़ा टाइप का कुछ पहन लेती है सब, उसका भाई क्या बोला जाता है? अरे झुमका वही के जो, तो वो सब। लैमार्क का सिद्धांत क्या सफल हुआ? लैमार्क का सिद्धांत सफल नहीं हुआ। लैमार्क ने किस पर ज्यादा दिया था? वातावरण। किस पर? वातावरण पर सिद्धांत दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बेवकूफ कर रहा है सर मेरी मम्मी का तो पहले से ही कान छेदाया। जब तेरी मम्मी का कान छेदाया होगा तो तू थोड़ी ना पैदा हुआ होगा। एक से एक बकलोल होता है। कौन भैया अपनी मम्मी का कान और नाक छेदाते हुए देखा होगा? तो 5-6 साल की रहती है लड़की से तब ये छेदा जाता है। आप लोग कभी तो बचपने में नाक कान छेदवा, अभी कौन छेदाएगा? पक जाएगा। अभी में सेल डिवीजन धीमा हो जाता है, बचपन में सेल डिवीजन तेज होता है, 1-2 दिन में सही हो जाता है। नाक कान छेदाता है ना तो मिठाई बांटती है सब, नहीं बांटा जाता है जी। हम लोग यहाँ तो मोहल्ला में जितना छोट छोट थी जो ना कान छेदा, कौन पूरी हलवा बनता था सबको बांटा, कान छेद लो हमारे यार। तो लोग दूसरे गोला की है सभी सब। सीबीएसई वाला ये सब जन्मे नहीं करता है सब।
डार्विन। कौन है? डार्विन। कैसे लिखा गया जी डार्विन? ऐसे लिख देते हैं। कौन सा सिद्धांत दिया? डार्विन। डार्विन ने 2 सिद्धांत दिया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? 2 चीज ध्यान से देगा। नेचुरल सिलेक्शन। क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। इसमें बुक का नाम लिखा है कि नहीं? एक और नहीं लिखा, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। हम लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दीजिए इसको। आपको इस टिश्यूज का चैप्टर जो था उसको इंग्लिश और इसका भी इंग्लिश आपको करके देंगे। 2 किताब लिखा, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ऑफ द स्पीसीज, और दूसरा था इसका नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन किसका था? डार्विन का था। डार्विन एक बहुत ही विद्वान था। ये बीगल नामक जहाज पर, किस जहाज पर? बीगल नामक जहाज पर पूरी दुनिया का क्या किया था? भ्रमण किया था और अलग अलग जीव जंतुओं पे क्या किया? रिसर्च किया। इसने देखा कि पक्षी जो होते हैं आपस में बात करते हैं। पक्षी आपस में क्या करते हैं? बात, अलग अलग भाषाओं में। तो पक्षी क्या आपस में भाषा में बात करते हैं कि नहीं करते? देखिएगा, एगो कोयल बोलेगी तो दूसरे को कोयल बोलेगी। एगो कोनो कौआ मर जाएगा तो श्राद्ध करने पूरे मोहल्ला का कौआ पहुंच जाएगा से मार के। देखिए ना, एगो कौआ को मार के टांग दीजिएगा, देखिए सब हल्ला करेगा, तो चाचा मर गई लो, दादा हो, सब चिल्लाने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो उनकी भी अपनी क्या होती है? भाषा होती है, जिसे फिंच कहते हैं। क्या कहते हैं? फिंच। कहेगा डार्विन फिंच का संबंध किससे? पक्षियों की भाषा। बट ऑप्शन बी पर लिखा रहता है केवल पक्षी लिखा रहता है, तो क्या मारेंगे? पक्षी। डार्विन फिंच का संबंध पक्षियों की भाषा, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी। कहेगा डार्विन फिंच का संबंध किससे? पक्षी। हो गया, समझ आ गया? नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया। डार्विन का क्या कहना था कि जितने जीव होते हैं इनमें संतान, इसकी संतान उत्पत्ति की अपार संभावना होती है। संतान उत्पत्ति की अपार संभावना। लिखने में ही टाइम खत्म हो जाता है, बोलते बोलते लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अपार गलती हो गया है, गलती भी रहेगा, सही पढ़ना लो। इसने क्या कहा? संतान उत्पत्ति की अपार संभावना होती है हर जीव में। मछली जितने अंडे देती है, करोड़ों अंडा देती है। सोचो, सब मछली, अंडा में से मछली निकल जाएगी, समुद्र भर जाएगा। मुर्गी जितना अंडा देती है, सब अंडा अगर बच जाए, सब अंडा से अगर मुर्गी निकल जाए, और मुर्गी निकल भी जाए और सब के सब जीवित बच जाए, सोचो जमीन पर पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। उन सबको आसमान देखिएगा तो मुर्गी दिखेगी, सांप जितने अंडे देते हैं, सारे सांप में से अंडे अगर बच जाए तो हो गया कामयाब। आदमी नहीं बचेगा। बिच्छी जितने बच्चे देती है, सब का सब बच जाए तो क्या हो जाएगा? बहुत दिक्कत हो जाए। इसने कहा था कि हर जीव में संतान उत्पत्ति की अपार संभावना होती है, लेकिन संतान उत्पत्ति के बाद उन्हें जीवन के लिए संघर्ष करना है। जीवन संघर्ष करना है, और इस जीवन संघर्ष में जो बचेगा वही आगे पीढ़ी में जा सकता है। ये सारे जीवों में होता है। जीवन के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। शेर जन्म दिया वहां पे, शेर का बचवा कौन? 2-3 बचबे करता है। पता चला जितना से शेर 6-7 बच्चे देता है, शेर की जो शेरनी अपने जीवन में शेरनी 20 बच्चे को दे देती है। पता चला 20 वो बच गया, जंगल साफ कर देगा। एक जंगल में एक शेर होता है, शेरनियां तो बहुत ज्यादा रहती है, सब 20-20 को बच जाते हैं। पता चला कोनो जानवर ही नहीं बचेगा, तो वहां पर क्या? अरे बैल कहीं का, पड़ोसी का पढ़ा रहे हैं, उसको समझो ना। ऐसे 2-4 को पड़ोसी का संपत्ति होता है, गदगदा देने लगता है। कौन था जी पड़ोसी वाला? चलो ध्यान दे दो। जीवन के लिए क्या होता है? संघर्ष। और ये संघर्ष 3 टाइप से होता है। ये संघर्ष कितने टाइप से? 3 टाइप। पहला होता है जातीय, सजातीय, सजातीय। एक ही तरह के जाति में क्या होता है? संघर्ष। सजातीय संघर्ष, जैसे किसी जंगल में शेर हो गए, कई 4-5 शेर हो गए, तो सारे शेर का डिमांड एक ही है। सारे शेर का डिमांड एक है कि हमें मांसाहारी शाकाहारी जीवों को मार के खाना है। अब इनमें विवाद ज्यादा होगा, इनमें संघर्ष क्या होगा? ज्यादा। रीजन क्या है कि सबका डिमांड क्या है? एक ही जैसा है। सबका फूड चेन एक जैसा है, सबका आवास एक जैसा होगा, तो शेर में विवाद ज्यादा होगा, तो आधा मरा कटा के खत्म हो जाएगा। उसमें वही बचेगा जो क्या हो?
एकदम बाहुबली हो, एकदम शक्तिशाली हो, तो एकदम क्या होता है, एकदम फाइनेस्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ द फाइनेस्ट, एकदम जो उत्तम श्रेणी का रहेगा वही क्या रहेगा, जिंदा बचेगा, बाकी क्या हो जाएगा, मरा जाएगा। सजाती में क्या होने लगता है, संघर्ष होने लगता है। इसी में संघर्ष हुआ था जिराफ में। जिराफ में क्या थे, जब जमीन पे पौधे खत्म होने लगे यहाँ पे, तो जो जिराफ मजबूत थे, जो जिराफ क्या थे, मजबूत थे, वो छोटका को मार के भगा देते थे, अपने खाने लगते थे। या जो जिराफ क्या थे, ज्यादा ऊंचे थे, जब नीचे के पेड़ पौधे वो खत्म होने लगे, तो जो जिराफ क्या थे, ऊंचे थे, वो क्या हो गए, अपने आप को बचा लिए। और जो छोटका साइज वाले थे, धीरे धीरे मरते गए, मरते गए, मरते गए। और वो एक वक्त आया कि ये लंबी गर्दन वाले का पीढ़ी क्या होते गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और वो जो थे नीचे वाले, सजातीय संघर्ष के कारण क्या होते गए, घटते गए। एक समय ऐसा आया कि वो पीढ़ी ही खत्म हो गई और ये पीढ़ी पूरी तरह से नई बन गई। तो ये क्या था, जातीय संघर्ष। एक और होता है संघर्ष, अंतर जातीय संघर्ष। अंतर जातीय संघर्ष, अंतर जातीय संघर्ष होता है, लेकिन इसमें उतना मारधार नहीं होता है। अंतर जातीय संघर्ष में उतना मारधार नहीं होगा। जैसे गाय और मगरमच्छ, अगर गाय जाएगी पानी पीने तो मगरमच्छ पकड़ के खा जाएगा उसको। लेकिन अगर गाय ऐसा दिन छोट मोट गड्ढा में पानी पिए जहां मगरमच्छ नहीं है तो नहीं मरेगी। तो अंतर जातीय भी क्या होता है, संघर्ष होता है, अंतर जातीय संघर्ष। और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने जान लिया है तो वो वातावरण का संघर्ष, वातावरण का संघर्ष। कौन सा संघर्ष, वातावरण का संघर्ष। अब मान के चलिए ऊंट, ऊंट जो जानवर है, रेगिस्तान में जो ऊंट पाया जाएगा उसको संघर्ष किससे करना है, गर्मी से, गर्मी से। कश्मीर में जो ऊंट पाएगा उसको कैसा, बर्फ से, बर्फ से उसको संघर्ष करना है। अमेज़न जंगलों में जो पाया जाएगा, जंगल और पानी से संघर्ष करना है। तो हर जीवों को क्या करना है, संघर्ष करना है। वहां ऊंट जो जन्म लेता है, कश्मीर में जो ऊंट जन्म लेगा, मान के चलिए 5-6 बच्चे हुए उसके, ऊंट के कितने बच्चे, 5-6। अब आप में ही देखिएगा, आपके परिवार में देखिएगा, जो कुछ ऐसे लड़के होंगे या कुछ लड़कियां जिनके बाल बड़े घने होंगे, और कुछ कुछ के बाल ऐसे मुर्गी के ऐसे है, इतनी सा बचले हैं यहाँ पे। तो किसी के बाल घने, किसी के कम। तो जो कश्मीर में मान के चलिए ऊंट ने जो जन्म लिया, जिसके शरीर पे बाल ज्यादा आ गया वो तो बच गया क्योंकि वो ठंडी रोक लेगा, और जिसके शरीर पे बाल कम मरा गया। तो धीरे धीरे कश्मीर में जितने ऊंट जन्म लेंगे उसमें कौन जीवित बचेगा, जिसमें बाल, और कौन मर जाएगा बिना बाल वाला। तो धीरे 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 जितने भी यहाँ पे ऊंट वगैरह कश्मीर में जन्म लेते जाएंगे, वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, वो बिना बाल वाले मरते जाएंगे, मरते जाएंगे। और कौन जिंदा रह पाएगा, बाल वाले जिंदा रह पाएंगे। ऐसी कई हजार सालों बाद जब वहां मानव जाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक बार ऐसा भी था कि वातावरण के लिए क्या हो रहा था, संघर्ष हो रहा था, वातावरण। अब हम लोगों को क्या पता कि 1000 साल बाद क्या संघर्ष हुआ होगा। और धीरे धीरे हमें लगेगा कि कश्मीर में जो ऊंट पाए जाते हैं, उन ऊंट पर क्या पाया जाता है, बाल। जबकि क्या रियलिटी ऐसा था, वहां बाल वाले ऊंट भी थे और बिना बाल वाला। लेकिन संघर्ष, वातावरण के संघर्ष में कौन जीत गया, हाँ, बाल वाले। तो हमेशा सिलेक्शन किसका होगा, फाइनेस्ट। कैसा होगा, फाइनेस्ट, जो एकदम बेहतरीन होगा उसी का सिलेक्शन होगा। ऐसा ही संघर्ष रेगिस्तान में भी हुआ होगा, राजस्थान में। जिनके शरीर पर ज्यादा बाल, उस गर्मी से मर गए होंगे, गर्मी से क्या हो जाते हैं, मर गए होंगे। और जिनके शरीर पे बाल कम, वो क्या हो गए होंगे, बच गए होंगे। तो धीरे धीरे ऐसे ही क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। डायनासोर, डायनासोर जो आए थे इस पृथ्वी पर, वो नेचुरल वातावरण को समझ ही नहीं पाए सब। वहां पर उनका शरीर क्या था, बहुत बड़ा था, एक जगह से दूसरे जगह जाने में उन्हें दिक्कत नहीं होता था। अब छोटे जीवों का शरीर छोटा होता है, वो दूसरे, अब चूहा यहाँ से कश्मीर चल जाएगा पैदल, अरे यहाँ से हाजीपुर जाएगा, मुजफ्फरपुर, और कौन जी, पटना से कौन जी ऊंचा अमेरिका चल जाएगा, नहीं। लेकिन डायनासोर बड़े बड़े थे सब, इन बकलोलों को समझ में नहीं आया, राजस्थान से उड़ के सियाचिन में घुस गया, मार दिया, ठंडा मर गया वहां। तीन ये लोग वातावरण से संघर्ष में क्या हो गए, हार गए। तो पृथ्वी पर इतने जीव जंतु होते हैं जिसके 80% क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। 80% जीव जंतु क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। या तो सजातीय संघर्ष में मारे जाए, या तो अंतर जातीय, या तो सबसे ज्यादा जान कौन सा संघर्ष लेता है, वातावरण का सिद्धांत। और सबसे खतरनाक संघर्ष होता है सजातीय संघर्ष। कहते ना, एक जंगल में एक ही शेर रहता है, समझोगे कि नहीं। तो ये संघर्ष होता है। इस संघर्ष में बचता कौन है, जो सबसे श्रेष्ठ है। जो सबसे श्रेष्ठ होता है वही क्या हो पाता है, बच पाता है। और जो श्रेष्ठ नहीं रहता है वो मारा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए बताइए, इसमें सबसे योग्यतम का सिद्धांत किसने दिया था, मतलब सबसे श्रेष्ठ या योग्यतम का सिद्धांत, डार्विन।
लास्ट में कौन बचता है? जो सबसे श्रेष्ठ या सबसे योग्य हो, वही क्या हो जाता है? लास्ट में बचता है। और वही किसके अनुसार रह जाता है? वातावरण के अनुकूल हो पाता है। जो सबसे श्रेष्ठ रहेगा वही किसके हिसाब से हो जाएगा? वातावरण के अनुकूल। किसी को दिक्कत? तो इसमें देखिए, डार्विन जो लैमार्क जो था उस शुरू में कह दिया कि वातावरण का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव। आपको नहीं लगता है डार्विन ने डायरेक्ट आंसर लाने की कोशिश किया? ये लैमार्क ने सीधे वातावरण का, आपको ये नहीं लग रहा है इसके सिद्धांत से ये सीधे किस पे आना चाह रहा है? आंसर लाने। आप लोग 9th-10th में पढ़ते होंगे, मैथ का अगर पता चल गया आंसर है तो कैसे उला देता था? डायरेक्ट ला देता था। वैसे ही आपको नहीं लग रहा है डायरेक्ट लेके आ रहा है? भाई नेचुरल सिलेक्शन अंग ये है। अब जैसे यहाँ सांप का सिद्धांत दिया, किसका सिद्धांत? सांप का। तो इसने कहा कि सांप अपने पैरों का प्रयोग करना कम कर दिया, जिस वजह से उसके पैर धीरे धीरे कट गए। जबकि डार्विन ने क्या कहा? संतान उत्पत्ति की अपार संभावना। सांपों में बहुत सारे संतान पैदा हुए, अंडे से क्या हुआ? बहुत सारे, जिनमें क्या हुआ? जीवन के लिए संघर्ष हुआ। जीवन के लिए क्या हुआ? संघर्ष हुआ। तो जिनके पैर ज्यादा बड़े थे वो लड़ाई में भाग नहीं पाते थे, फंस जाते थे। और जिनके पैर छोटे थे, जिनके पैर क्या थे? छोटे थे, वो किसी भी झाड़ी में क्या होते थे? इजीली घुस जाते थे। तो बताइए मराएगा कौन? बड़का पैर वाला। बड़का पैर वाला। धीरे धीरे सबसे ज्यादा मौत किसकी होगी? बड़का। और बचेगा कौन? छोटका पैर। ऐसे करते करते जरा सोचिए, 1000 साल बाद आप कल्पना कीजिए, एक वक्त 1000 साल बाद ऐसा आएगा जब यहाँ पर बड़का पैर वाला क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। क्योंकि मरा मरा के बड़का पैर वाला क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। बचेगा कौन? छोटका पैर। कौन? छोटका पैर। अब देखिए दोनों में कैसा संघर्ष हो रहा है? सजातीय संघर्ष। क्योंकि दोनों को कीड़े मकोड़ों को खाना है, कीड़े मकोड़े झाड़ी वगैरह में घुसते हैं सब। अब इनमें बड़का पैर वाला धीरे 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 1000 साल में गायब, मरा मरा के क्या हो गया है? गायब। अब बचा कौन है? छोटका पैर। अब ससुराई छोटका पैर वाले में संघर्ष होगा। छोटका में जिसका औरों छोट रहेगा सड़क में घुस जाएगा, कीड़े मकोड़ों को खा के आ जाएगा। अब बड़का पैर वाला फंस जाएगा, कोई आदमी देखेगा तो उसको मार देगा, नेवला देखा तो उसको मार दिया। अब छोटका पैर वाला कोनो बिल में घुस जाएगा। जो समझ में गया? तो धीरे धीरे अभी छोटके पैर वाले में से जिसका सबसे छोटा था वो संघर्ष में क्या हो गया? जीत गया, वातावरण के अनुसार ढल गया, किसी बिल में घुस गया। और जिसका पैर थोड़ा साइड में था वो क्या हो जाता था? फंस जाता था। उसको मोर पकड़ के खा जाएगा, चील, कौआ, गीद, जो भी उसको मारने वाले खा जाए। और जो बिना पैर वाला था भागते गया। तो 2-3 हजार साल बाद हमको एक कैसा सांप मिल गया? बिना पैर। तो जो डार्विन ने जो सिद्धांत दे रखा है कि भैया संतान उत्पत्ति की संभावना अपार है और जीवन के लिए संघर्ष है, सजातीय संघर्ष में ज्यादातर जीव मारे जाते हैं, वातावरणीय संघर्ष में मारे जाते। अब लैमार्क आपको नहीं लग रहा डायरेक्ट आंसर लाया? सांप ने पैर का प्रयोग कम किया, अगली पीढ़ी में कम हो गया। वाह, आपको नहीं लगता है किसके सिद्धांत को ज्यादा फॉलो किया जाता? हाँ, डार्विन के सिद्धांत को ज्यादा फॉलो किया जाता। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। बताइए योग्यतम, यानी योग्यतम मतलब फाइनेस्ट थ्योरी, योग्यतम सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। जितने भी जीव हैं उनमें संतान उत्पत्ति करने की संभावना ज्यादा या कम? बहुत ज्यादा होता है। आप ऐसे सोचिए, अमरूद जो फलता है, एक अमरूद का फल लीजिएगा, एक अमरूद का फल, उसमें ससुरा कम से कम 100 गो बिया होगा। 100 गो से कम बिया नहीं होगा। क्या अगर 100 बिया की क्षमता है कि नहीं पेड़ निकालने की? यानी एक अमरूद से कई गो अमरूद निकल सकता है? 100। और उस तरह से हजारों अमरूद फले होते हैं एक पेड़ पे। ससुरा एक अमरूद पे इतनी क्षमता है कि जंगल बसा देगा। एक अमरूद का पेड़ में इतनी क्षमता है, इतने बिये होते हैं कि अकेले पूरा क्या बिछा देगा? जंगल। डार्विन क्या गलत बोला था? संतान उत्पत्ति की संभावना अपार, लेकिन बाद में क्या होता है? जीवन के लिए संघर्ष। पेड़ निकलेंगे, अमरूद बहुत निकलेगा, लेकिन संघर्ष होगा, सजातीय संघर्ष। जो अमरूद ज्यादा लंबा होगा सारा खनिज, पोषक, धूप, गर्मी सब ले लेगा, छोटका मुरझा के खत्म हो जाएगा। सजातीय, अंतर जातीय संघर्ष हो जाए, बकरी आके खा जाएगी, भैंस खा जाएगी, कोनो उखाड़ ले जाएगा, कोनो को कुछ नहीं मिलेगा, कचौर के चल जाएगा। ले, अंतर जातीय संघर्ष हो गया। वातावरणीय संघर्ष, पता चला बाढ़ आ गया, अभी इतनी चुकी थे ही, डूब के खत्म। आंधी ज्यादा लंबा हो गए थे, आंधी में ढह गए। बचता क्या है? फाइनेस्ट, जो सबसे श्रेष्ठ रहेगा वही क्या होगा? बचेगा। ये जीवन का सिद्धांत है। आप में भी जिनके जीवन में संघर्ष बहुत आएंगे, बहुत संघर्ष आएंगे, चाहे विद्यार्थी जीवन हो चाहे कोई भी जीवन हो, आपके जीवन में क्या आएगा? संघर्ष बहुत आएगा। लेकिन डार्विन के सिद्धांत के अनुसार वही बचेगा जो संघर्ष से क्या हो? लड़ने की क्षमता रहे। जिसने जीवन में संघर्ष नहीं देखा, इतिहास में कभी उसका नाम नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, राम जी भगवान थे, उनके जीवन से बस वनवास वाला काल हटा दीजिए, बचेगा कौन सी? राजा थे, राजा दशरथ के संतान पुत्र थे, हो गया खत्म।
जितना राम जी के बारे में आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? संघर्ष। कृष्ण भगवान के बारे में, महाभारत की लड़ाई हटा दीजिए तो कौन सी पढ़ेंगे? गोपियों के बारे में। लोग संघर्ष से भागते। अरे बैल कहीं का, पत्थर भी जब तक संघर्ष नहीं करेगा, छीनी हथौड़ी की चोट नहीं खाएगा, तब तक कोई उसे आरती दिखा के भगवान की तरफ पूजेगा नहीं। लात मार के लोग चले जाएंगे अगर संघर्ष नहीं देखेंगे तो यहाँ पर। इसलिए जीवन में आपको संघर्ष करना होगा, और नहीं तो लैमार्क की तरह चलिए। आपको कौन सा सिद्धांत लेके चल रहा है? डार्विन। कौन सा? डार्विन। अब आपको कुछ कुछ आइडिया लग गया डार्विन और इसमें। डार्विन के सिद्धांत को क्यों नकारा गया? देखिए, अगर आप ध्यान से गहराई से दोनों के लैमार्क के अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, लैमार्क भी वही कह रहा है जो डार्विन कहना चाह रहा है, बट लैमार्क से थोड़ा सीधे आंसर पे पहुंच रहा है। वो देख रहा है कि सांप का पैर हमको हटाना है, सीधे बोलता है, प्रयोग कम किया हट गया। समझे? समझाया अच्छे से नहीं। लेकिन डार्विन में भी कुछ सिद्धांत गलत हो गए। डार्विन में क्या हो गया? कुछ सिद्धांत गलत हो गए। वो डीब्रीज नहीं किया, क्योंकि डार्विन के समय में ना डीएनए, आरएनए, जीन ये सब नहीं पता थे लोगों को। अब आप बताइए तो हरगोविंद खुराना ने जीन बदल देगा, डार्विन पगलाते रह जैसे जो करेली इतना लंबा कैसे हो गया? इसने तो कोई संघर्ष नहीं किया, करेली इतना लंबा क्यों हो गया? क्योंकि इससे पहले हम आपको पढ़ा दिया, हरगोविंद खुराना ने क्या किया था? प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। अब बताइए वहां डार्विन का नियम काम करेगा? नहीं। तो ऐसा नहीं कि डार्विन गलत था, क्योंकि उस समय वो संसाधन नहीं थे, इस वजह से वो क्या था? उसका सिद्धांत गड़बड़ था। लेकिन जिस वक्त में डार्विन ने सिद्धांत दिया, अपने समय का सबसे बेस्ट सिद्धांत था। अब जैसे जिस समय हम लोग थे, फोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो कम्युनिकेशन में इंसान संदेश भेजवाता था किसी से, जाके उन्हें भेज दियो संदेश, तो हम लोग उस समय के सही थे। अब आप लोग की जो पीढ़ियां हैं, मोबाइल आ गया, सीधे यहाँ पर दुकोंची स्टेटस लगाता है। लगता है हमारा आइले पता नहीं चला, काहे लिए लगाया जाता है? खलिया आदमी दिखाता है कि कुछ तो कर रहे हैं। यही क्या होता है? स्टेटस। बेरोजगारों का काम इज नोन एज व्हाट्सएप स्टेटस। समोसा खा रहा है कि और कोनो काम धाम नहीं। आप बताइए, सरल जीवों का जटिल जीवों तक एकदम आराम से आ गए हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ा है, बहुत। हम लोग का जो ये शरीर मिला है, ये ऐसे मिल गया था नहीं। क्या हुआ था? बहुत संघर्ष करना पड़ा था। पहले हम लोग बंदर की तरह चलते थे, धीरे धीरे टेढ़ होके चले, फिर ऐसे ऐसे आने के बाद तब क्या हो गए? मानव का रूप लिए। अभी कुछ मानव है जो वापस लौट रहे हैं, ऐसे टेढ़ चल रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, लास्ट में जाके आतंकवादी बन के मरा रहे हैं। वो कैसे चल रहा है? उल्टा चल रहा है। हम लोग कैसे चल रहे हैं? ऐसे सीधा चल रहे हैं। इवोल्यूशन का सिद्धांत, दो सिद्धांत समझ में आ गया? कौन कौन? लैमार्क और डार्विन। डार्विन को बस एक जीन वाला मैटर है, उसी पे थोड़ा सा डाउट है, उस समय खोजे नहीं हुआ था। अब डीब्रीज का देख लेंगे, उत्परिवर्तन सिद्धांत, मुर्गी की पहले अंडा। चलिए